तो देखो जो भी पास पेपर से पता चल रहा है, एक तो ये आएगा सब जो हमने लास्ट टाइम किया था, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। और ये तो वही वाला ही सम है जो हमने सॉल्व किया था, राइट, है ना। इसके अलावा हमें जो वर्किंग कैपिटल का सम आने वाला है, ये वर्किंग कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल में हमें ये भी बोलेंगे कि एमपीबीएफ का कोई भी एक मेथड फर्स्ट सेकंड थर्ड से, यहाँ पे जैसे लिखा है सेकंड मेथड से फाइंड करो बैंक फाइनेंस, राइट। तो मैक्सिमम बैंक फाइनेंस वो भी आएगा। और एक सम क्या आने वाला है, ये पे बैक पीरियड एनपीवी आईआरआर पे है, राइट, है ना। तो हम लोग ने वो लास्ट वाला तो किया है। अभी हम लोग आज वर्किंग कैपिटल और ये एनपीवी आईआरआर वाले सम डिस्कस करते हैं। और आज अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मे भी फिर सैटरडे में को एक लेक्चर और रखना पड़ेगा, ठीक है। मंडे से तो क्योंकि एग्जाम ही है, फिर एग्जाम के एक दिन पहले तो हम लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं या फिर, ठीक है। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है या कुछ और इम्पोर्टेंट पता है तो बोल सकते हो क्या सिखाना है, या मैं पहले वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्लियर ना? यही है ना तुम लोगों को टॉपिक्स? और किसी ने डाउनलोड किया है तो भेज देना। और कुछ भी जो आदित्य वो भेज रहे थे, अगर किसी ने सॉल्व किया था ये पेपर तो वो भी भेज देना बना के, राइट। तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दैट। तो वर्किंग कैपिटल का हम लोग पास्ट पेपर का ही सम सॉल्व करें, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला 24 का है ये। Sparkers Limited is into manufacturing of car plugs for Maruti cars. The firm has approached the bank to avail working capital finance to cope up with its growing order from Maruti. These are the following details of the company: raw material, supplies and components, manpower, yani labor, factory expense, administration expense, और ये sales का amount है। You are given the following additional information: stock level plan, raw material 30 days, supplies and components 60 days, 30% of sales is for cash. For the remaining 30 days, credit is normal. Finished goods are held in stock for a period of 7 days before they are released for sale. Goods remain in process for 5 days. The company enjoys 30 days credit facility on 20% of the purchases. Cash bank balance has been planned to be kept at the rate of half month's budgeted expenses. हाफ मंथ्स बजटेड एक्सपेंसेस, यानी वो भी हमें निकालना है, राइट। और क्या दिया हुआ है? As per second method of lending norms, what will be the maximum permissible bank finance? You may make assumptions as considered necessary and relevant in this connection and show the working for arriving at the working capital and the current ratio as per the second method, right? तो पहले तो वर्किंग कैपिटल तो हमें निकालना ही है, राइट। वर्किंग कैपिटल तो हमें निकालना ही है इसका। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैं वहाँ कर दूँ।
देखो अब यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई एंड कंपोनेंट्स मैन पावर फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स भी दिया हुआ है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले तो रॉ मटेरियल है, वो हम लोग लिख लेंगे। एनुअल आउटपुट तो दिया, अच्छा ये तो रुपीस में ही दे दिया है, तो आउटपुट दिया ही नहीं है, रुपीस है ये सब लैक्स में। तो देर इज नो आउटपुट गिवन, तो विदाउट यूनिट्स वाला सम आएगा, तो ये पर यूनिट नहीं दिया है हम लोगों ने, उन्होंने क्या दिया है, रुपीस इन लैक्स, ये दे दिया है। तो रॉ मटेरियल 360, 360 lakhs, and then they have given supplies and components, manpower, factory expense। तो यहाँ पे हम और इंसर्ट करेंगे, that is given 120 lakh, then manpower is given 240 lakhs, और factory expense is given 60, and admin expense is given 90 lakh, and your sales is given 1190। हम टोटल कॉस्ट तो ये सब का टोटल लेके आ जाएगा ये, और टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट विल बी सेल्स माइनस दिस। आउटपुट इज नॉट गिवन, सिर्फ अमाउंट्स में दिया है, तो वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी अमाउंट में दिया है, तो अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर इनटू पीरियड, ये फॉर्मूला से हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो है ही हमारा, क्या दिया है रॉ मटेरियल के लिए इन लोगों ने कि स्टॉक लेवल्स रॉ मटेरियल 30 डेज, 30 डेज। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 360 डेज इन अ ईयर, क्योंकि उन लोगों ने लिखा है यू कैन एज्यूम एनीथिंग, तो एज्यूम्पशन इज 360 डेज इन अ ईयर। तो हम लोग 360 डेज से डिवाइड करेंगे, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है, 360 lakhs, और ये सब इन लैक्स ही आएगा अमाउंट, बिकॉज हम लोग वो जीरो जीरो नहीं लेंगे, जो भी अमाउंट दिया है वी विल राइट इन लैक्स ओनली। तो 360 lakh इज रॉ मटेरियल का अमाउंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, 360 इंटू 30, तो ये तुम्हारा 30 लाख आ जाएगा, राइट। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन 30 डेज, देन दिया सप्लाई एंड कंपोनेंट 60 डेज, तो फिर हमें सेकेंड सप्लाई एंड कंपोनेंट्स का भी स्टॉक लिखना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ सप्लाईज एंड कंपोनेंट, that is 120 divided by
360 इंटू 60 डेज। 120 जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया था, इसका पीरियड 60 डेज भी क्वेश्चन में दिया, और 360 डेज इज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है, राइट। 60 + 6 और 20, राइट। देन नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस हमें देखना है। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या दिया है, ये तो सेल्स का दिया है कि कैश में कितना है और क्रेडिट कितना है। ये फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया है, राइट। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हम लेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे गुड्स रिमेन इन प्रोसेस फॉर 5 डेज। तो गुड्स रिमेन इन प्रोसेस फॉर 5 डेज, तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 5 डेज। अब वर्क इन प्रोसेस में इसमें से कौन सा कॉस्ट तुम्हें लेना है। वर्किंग प्रोसेस में ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आएगा, ये चारों कॉस्ट आएगा। ये चारों कॉस्ट हमें यहाँ पे लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस में नहीं आता है, ये ध्यान रखो। तो रॉ मटेरियल, सप्लाईज, वेजेस की जगह इन्होंने मैन पावर बोला है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब इसका जो पीरियड दिया है वो क्या दिया है, 5 डेज। तो पहला रॉ मटेरियल है 360, तो 360 डिवाइड बाई 360 इंटू 5। रॉ मटेरियल हम 100% लेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। फिर सप्लाईज एंड कंपोनेंट्स है 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 5 और इंटू 50% लेना है। तो 0.5 इसलिए किया है कि सप्लाईज के लिए भी लेना है क्या। देखो इसमें दोनों चीज हो सकता है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि सप्लाईज भी आधा ही यूज हुआ है, या हम लोग लेबर और एक्सपेंस के लिए लेते हैं, यानी मैन पावर और फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए तो 50 लेंगे, लेकिन सप्लाईज कैन बी कि हम पूरा ले सकते हैं, क्योंकि सप्लाईज एंड कंपोनेंट्स इज लाइक रॉ मटेरियल ओनली। तो इसमें हम नहीं लेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि सप्लाई पूरा यूज हो रहा है। मैन पावर 240 डिवाइड बाई 360 इंटू 5, जो वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड दिया, और इंटू 50%। फैक्ट्री एक्सपेंस इज योर 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 5 इंटू 0.5। तो ये सब हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो 5 लाख हो जाएगा रॉ मटेरियल, ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 5, तो दैट इज 3। 5 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, ये 1.66 आएगा, 1.66 लाख। तो 67 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये लैक्स है। तो या तो हमें 5 जीरो आगे डालना पड़ेगा, तो फिर वो ठीक है, नहीं तो डेसिमल में आएगा तो हमें डेसिमल में लेना पड़ेगा। देन 240 डिवाइड बाई 360 इंटू 5, तो 5 इससे जाएगा 7 और 75, तो 120 अपॉन 360 इंटू 5, तो ये भी सेम आएगा 1.66, और ये तो 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू 5, तो ये तो 0.83, और इसका भी आधा। कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये, 0.4166 कितना। 0.4166। हाँ वही 4166 आएगा, राइट। इसका हम टोटल लेंगे ना, तो 9 ही आ रहा है टोटल, ठीक है, 9 ही आएगा एग्जैक्ट। 8.76 आ रहा है, ठीक है, तो 8.76 ले लोगे, ठीक है। लैक्स है ना, तो हमें 2 डेसिमल तक तो लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देन फिनिश गुड्स दिया है कि इज अ पीरियड ऑफ फॉर 7 डेज। 7 डेज है, तो फिनिश गुड्स किस पे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट पे। फिनिश गुड्स किस पे कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट। तो दैट इज 870 डिवाइड बाई 360 इंटू 7, तो ये कितना आएगा देख लेते हैं।
870 डिवाइड बाय 360, इसको भी डेसिमल में ले लेते हैं तो 16.92 लाख आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो देन डेटर्स, सेल्स के लिए जो डेटर्स होता है 30% सेल्स तो कैश में है, तो 70% सेल्स ही क्रेडिट में है एंड 30 डेज क्रेडिट हम दे रहे हैं। और सेल्स किस पे कैलकुलेट करना है, कुछ दिया नहीं है। डेटर्स किस पे कैलकुलेट करना है, तो डेटर्स हम टोटल कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेल्स पे भी कर सकते हैं। तो फिनिश गुड्स तो टोटल कॉस्ट पे करते हैं, तो डेटर्स को भी हम टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा मैंने ईयर 1 में तो सिखाया था, क्योंकि आईबीएस में भी वैसे ही बोला था। बट सेल्स पे भी कर सकते हो और टोटल कॉस्ट पे भी। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी तुम एजम्पशन करना चाहो कर सकते हो, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि डेटर्स आर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। तो हम डेटर्स को भी कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट है 870, तो 870 डिवाइड बाय 360 इनटू डेटर्स का पीरियड दिया हुआ है 30 डेज है, और इंटू 30, और क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 30% ऑफ द सेल्स इज फॉर कैश, तो इंटू 70% भी करेंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल्स इंटू 70% भी है, राइट? तो 870 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 इंटू 0.7, 50.75 lakhs, राइट? कैश बैलेंस के लिए इन लोगों ने क्या दिया है क्वेश्चन में? यस, एनी डाउट? यस ऋषभ? सर अब अगर आप डेसिमल पॉइंट ले रहे हैं तो 0.5 के बाद जब ऊपर रहेगा तो उसको एक नंबर ऊपर लेना है, या फिर जितना जो एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आ रहा है वही ले वैसा? 2 डेसिमल तक लेना है। थर्ड डेसिमल 0.5 के ऊपर है तो एक बढ़ा दिया, जैसे 1.6666 आ रहा था तो 67। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। यहाँ पे भी 2 डेसिमल तक ले सकते हैं। ठीक है, तो 42 आएगा, तो ये पेपर आएगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये लैक्स में है ना अमाउंट। अगर ये लैक्स में नहीं होता तो हम इसको 17 भी ले लेते तो चलता, बट लैक्स है तो अमाउंट में बहुत फर्क हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 डेसिमल तो लेना पड़ेगा। बट लैक्स में है तो 5 डेसिमल भी ले सकते हो, क्योंकि लैक्स में 5 जीरो होते हैं, राइट? बट लास्ट के 2-3 डेसिमल नहीं लिया तो वो तो 100 रुपीज में ही फर्क आएगा, तो दैट इज 500 में फर्क आएगा, वो तो ठीक है। बट अगर डेसिमल नहीं लेंगे तो थाउजेंड्स में फर्क आएगा, और वो थाउजेंड्स में फर्क जाके वो लाख में फर्क हो जाएगा, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, राइट? इसलिए वी आर टेकिंग डेसिमल्स। ओके सर। कैश के लिए यहाँ पे दिया है तो केप्ट एट द रेट ऑफ हाफ मंथ्स बजटेड एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंस है इसका हाफ मंथ। अब एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस ही है। अब एक्सपेंस का मतलब भी हम दो ले सकते हैं कि रॉ मटेरियल को उसमें लेना है या नहीं लेना है, सप्लाईज को लेना है कि नहीं लेना है। ये तीन तो एक्सपेंस ही, बट हम लोग सोचेंगे कि ये पूरे खर्चे ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो हमें खरीदना पड़ेगा ना। बट रॉ मटेरियल और सप्लाईज तो हम उधार में खरीदते हैं। तो एक्चुअल में अब दो एजम्पशन है कि इन एक्सपेंस वी कैन टेक ओनली दिस थ्री। अब ऐसा कुछ कॉलेज में बताया है, दोनों राइट हो सकते हैं, और ये भी एजम्पशन पे बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने खाली एक्सपेंस बोला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना सिर्फ एक्सपेंस, यानी सिर्फ मैन पावर और फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिन का हाफ मंथ का कैश बैलेंस रख रहा हूँ, राइट? मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, पूरा भी ले सकते हैं। तो 240 प्लस 60 प्लस 90, दैट इज 390। तो 390 ये तो पूरे साल का है, डिवाइड बाई 360 एक दिन का आएगा, और इनटू 15 डेज, क्योंकि हाफ मंथ्स होता है, राइट? तो ठीक है, कैश बैलेंस 16 लाख ही ठीक है,
कि पूरा लेंगे तो और ज्यादा आएगा बहुत, तो इतना ठीक है। तो ये हमारा टोटल करंट एसेट्स आ गया। अब करंट लायबिलिटी ढूंढना है। करंट लायबिलिटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स कितना हमें दे रहे हैं। कंपनी इंजॉयज 30 डेज क्रेडिट फैसिलिटी ऑन 20% ऑफ द परचेज। सिर्फ 20% परचेज पे उसको क्रेडिट मिलता है, फैसिलिटी। तो परचेज हम क्या क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल 360 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 और इंटू 20%, क्योंकि सिर्फ 20% पे उधार मिल रहा है, वहां पे ऐसे दिया हुआ है। तो 1 इंटू 30 तो 30 हो जाएगा, और इंटू 0.2 तो 6 लाख। और फिर सप्लाईज एंड कंपोनेंट्स भी परचेज में आता है, ठीक है ना। तो सप्लाई एंड कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है रॉ मटेरियल पे, ऑफ द परचेज, तो क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई एंड कंपोनेंट्स भी हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो था 120 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 एंड इंटू 0.2, राइट। तो ये कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, 10 का 0.2 आ रहा है क्या, 2। एक बार कोई चेक कर लो, दिस विल बी 2, राइट। अब नेक्स्ट इज एक्सपेंस के लिए क्या दिया हुआ है। एक्सपेंस के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, राइट। कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। तो इन लोग ने अभी यहाँ पे ऐसा तो दिया है कि हाफ मंथ बजटेड एक्सपेंस हम कैश में रखते हैं, तो मतलब आधा हम बाद में पे करते हैं, बट ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंस एडमिन वो सब नहीं लेंगे, आउटस्टैंडिंग लेबर भी नहीं लेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट गिवन, उसका कोई भी पीरियड नहीं दिया है, राइट। तो ये 8 हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल तुम्हारा आ जाएगा 142 में से 8 गया। कंटिजेंसी तो इसमें कुछ है नहीं। कंटिजेंसी कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2%, 5%, 10% हो कंटिजेंसी क्रिएट करो, यानी कोई अनसर्टेनिटी के लिए एक्स्ट्रा ऐड करो, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये तो हमारा वर्किंग कैपिटल ऐसे करना है, राइट। ये भी इस सब में नहीं है। अब हमारा क्या है, एमपीबीएफ फाइनेंस के 3 मेथड है टेंडेंट कमेटी के, राइट, है ना। उसके फॉर्मूला पहले तो मैं लिख देता हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक इसकी है, पैफ की टेक्स्ट बुक नहीं दी है, उसमें भी होगा। तो देखो, जो 3 मेथड होते हैं, पहले तो एमपीबीएफ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। कि अगर ये इसका वर्किंग कैपिटल है तो ये कंपनी कितना मैक्सिमम लोन ले सकती है। बैंक से कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, राइट। तो 3 मेथड है ये लोन निकालने का, अमाउंट निकालना है हमें। तो मेथड 1
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राइट, एक बार तुम लोग कंफर्म करना किसी के पास फॉर्मूला होगा तो वो ऐसे है 0.75 CA माइनस CL, और मेथड 2 का फॉर्मूला ये लग रहा है। एक बार मैं कंफर्म भी कर लूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ जो मुझे याद है। और मेथड 3 में एक इम्पोर्टेंट ये होता है कोर करंट एसेट्स। तो 0.75 कोर करंट एसेट्स माइनस CL, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी के पास है ये फॉर्मूलाज बुक में है? नहीं तो एक मिनट रुको। इसमें कोर करंट एसेट्स तो आता है, जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, राइट। फर्स्ट वाला तो राइट ही है, 0.75 ऑफ CA माइनस CL, और मेथड 2 भी राइट ही है। मेथड 3 क्या है हमारा? मेथड 3 का फॉर्मूला है किसी के पास? सर ये चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर तो मुझे नहीं पता है। ये वर्किंग कैपिटल और MPBF फाइनेंस, ये जो PPT था ना तुम लोगों का, फोर्थ PPT में है ये वर्किंग कैपिटल और MPBF फाइनेंस के प्रोजेक्शंस वगैरह। मेरे पास सिलेबस ही नहीं है, मेरे को चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता है पैक के, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि तुम लोग ने भेजा ही नहीं है किसी ने। देखो, अब यहाँ तो निकाला है लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है। हाँ, कोर करंट एसेट्स तो होता है, इससे मैं बना लूंगा फॉर्मूला। तो टोटल करंट एसेट्स है लेस कोर करंट एसेट्स, और फिर 25% फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेस करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है पता है? थर्ड का भी मैं लिख देता हूँ। और देखो, ये मैंने फॉर्मूला में लिखा है। मेरे पास एक बुक की थी, एक फाइव की 2010 की, वो रखी है सामने शेल्फ में, बट अभी कोई देने वाला नहीं है। नहीं तो उसमें से मैं बता देता फॉर्मूला। ये मैंने 2010 में सिखाया था। तो इसमें क्या फॉर्मूला है? 0.75 करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, और फिर उसमें से माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये तीन मेथड से हमें कितना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मिल सकता है वो हम निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला मेरे राइट है कि नहीं, हम ये PPT से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अभी बोला है, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स दिया हुआ है, टोटल 220 है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर्स, फिनिश गुड, अदर करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी भी 220 है। लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये बैंक का बोरोइंग सब नहीं लेने का यहाँ पे, क्योंकि बैंक से कितना बोरो कर सकते हैं वो फाइंड करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बैंक से लिमिट जो भी लिया है, ये सब नहीं लेने का करंट लाइबिलिटी में। तो हम खाली ये लेंगे। तो 55 और 20 80 इज करंट लाइबिलिटी, 220 इज करंट एसेट्स। तो अगर मैं ये सम का मेथड 1 से निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा आंसर? CA माइनस CL, यानी 220 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 140, और उसका 75% इंटू 0.75, तो 105 आ रहा है। तो ये PPT में आंसर 105 है क्या, हम देख लेते हैं। मेथड 3 है ये तो। हाँ देखो, 105, राइट, 105। तो ऐसे लिखने से अच्छा, ऐसे, क्योंकि देखो तुम लोग लिखोगे ये भी वही है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे जो लिखा है ये फॉर्मूला है, और ये वैलिड फॉर्मूला है। ये बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, ये CA ये सब जगह पे ऐसे ही सिखाते हैं, और ये फॉर्मूला वैलिड फॉर्मूला है।
यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर मेथड 1, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब मेथड 2 का भी हम निकाल लेते हैं, तो दैट इज 0.5, 0. यहाँ मेथड 1 और 2 में फर्क क्या है, हम CA माइनस CL का 75% लेते हैं, मेथड 2 में करंट एसेट्स का 75% लेंगे और उसमें से CL माइनस करेंगे। तो 0.75 इंटू 220, 165, और 165 में से करंट लाइबिलिटी 80 माइनस करेंगे तो 85 आएगा एज पर मेथड 2। तो इनका भी एज पर मेथड 2 85, राइट। अब मेथड 3 वाला इनका 48 आया है, तो हमारा भी ये आना चाहिए। बट ये भी इजी है, फॉर्मूला ही है, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये कोर करंट एसेट्स क्या होता है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जो ये टंडन कमेटी ने 3 फॉर्मूला बनाए है उसने ये दिया हुआ है। मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, finished goods and stores to keep the manufacturing process going on. यानी होता क्या है कि इतना रॉ मटेरियल, इतना वर्क इन प्रोग्रेस और इतना फिनिश गुड्स तो हमें रखना ही पड़ेगा, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। वो जनरली तो क्वेश्चन में दिया होता है। जनरली तो क्या होता है, ये जो कोर करंट एसेट्स है इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्या है, ये रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का टोटल नहीं है, ये तो टोटल लेंगे तो 180 होता है। तो 180 तो क्या है कि इतना हमारे पास स्टॉक है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का। लेकिन कोर करंट एसेट्स इज दैट मिनिमम अमाउंट जिससे कम हमारा स्टॉक हम रख ही नहीं सकते, नहीं तो हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। तो वो जितने भी मैंने पहले सिखाए हैं वहां तो क्वेश्चन में दिया होता है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन लोग ने सिर्फ सेकेंड मेथड से ही पूछा है और 23 में भी सेकेंड मेथड से ही पूछा है। बट अगर थर्ड मेथड से पूछेंगे बाय चांस और कोर करंट एसेट्स कितना है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टॉक है यानी ये रॉ मटेरियल प्लस ये 20 प्लस ये प्लस फिनिश गुड्स, ये है 75.67, राइट। तो इसका 50% से कम लेना है और मिनिमम 25% तो लेना ही है। यानी जो भी तुम्हारा स्टॉक है, रॉ मटेरियल, सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उस टोटल का 50% से ज्यादा हम कोर करंट एसेट्स नहीं लेंगे और 25 से कम भी नहीं लेंगे। और हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मेक एजम्पशंस, बट इन्होंने थर्ड मेथड नहीं बोला है, तो ये इस सम में तो हमें थर्ड मेथड की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये फॉर्मूलाज है, ये तुम लोग लिख लोगे। यस, एनी डाउट? यस सर आप एक बार वापस बोल सकते हैं, 20% से कम नहीं और 50% से 25% से कम नहीं और 50% से ज्यादा नहीं लेना है। कोर करंट एसेट्स विल नॉट बी मोर देन 50% and less than 25% of what? Of stock of raw material, work in progress, finished goods. और अगर सप्लाईज एंड कंपोनेंट्स है वो भी, कोई भी स्टॉक है, सारे स्टॉक के टोटल का, ठीक है। ओके ओके सर। तो ये फॉर्मूला लिख लो, इजी हो गया तीनों मेथड। अभी हमें हमारे क्वेश्चन में मेथड 2 से पूछा है, तो करंट एसेट्स हमारे पास है, करंट लायबिलिटी हमारे पास है, तो हमें कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है ये मेथड से हम निकाल सकते हैं, राइट। दैट इज 0.75 इंटू हमारा करंट एसेट्स है 142.67 माइनस करंट लायबिलिटी है 8। $99 लाख मैक्सिमम फाइनेंस ये कंपनी लोन ले सकती है। तो ये 3 मेथड कोई हार्ड नहीं है। हाँ देखो,
फॉर्मूला याद रखो, वहां पीपीटी में जैसे सॉल्व किया है वैसे समझता है तो वैसे भी कर सकते हो, बट आंसर सेम ही आएगा। मेरे फॉर्मूला से करो, मेरे नहीं है फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये 3 मेथड के। दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज विच आर देयर इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। तुम लोगों को क्यों ऐसे सिखाया आई डोंट नो, इतना ऐसे लिख के, ठीक है, ये भी आंसर तो सेम ही आएगा, बट ये याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कर तो वही रहेगा। वैसे ही अगर देखो, ये तो क्लियर है ना, ये सब में किसी को डाउट है कुछ? और करंट रेशियो भी बोला है एज पर सेकंड मेथड, करंट रेशियो भी निकालने बोला है इन लोगों ने, जैसे कि देखो इन लोग ने यहाँ पे भी निकाला हुआ है 1.33। तो ये 1.33 कैसे आएगा? अगर ये लोग 85 लोन लेंगे तो लोन ऐड करने के बाद करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ये तो यहाँ बता देता हूँ। अब करंट रेशियो तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? वो फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम लोगों को। क्या है करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट करंट एसेट, एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। यस। तो एज पर मेथड 2 बोला है, नॉर्मल तो हम बोलेंगे 142/8, नहीं, लोन लेने के बाद करंट रेशियो क्या रहेगा? तो करंट एसेट्स तो हमारा है 142 और करंट लायबिलिटी में 8 लाख था, प्लस हमने ये बैंक फाइनेंस लिया, ये भी ऐड कर, फिर हमारा रेशियो क्या है वो निकालने हैं, ठीक है ना? तो कितना आएगा? दैट इज योर आंसर। 1.33 is your current ratio. Clear? क्लियर है? Any doubt in this? अब हमारा देखो 23 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है, तो वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा तुम लोगों को। ये वाला, ये किसने तो सॉल्व किया था ना, आदित्य तुमने? आदित्य तुमने किया था क्या? हाँ, यस सर। तो इसका भेज दो अगर है तो। देखो इसमें क्या करना है, तब हाँ सर, तक बाद मैं में। हाँ। देखो इसमें सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिटेल यहाँ दे दिया। मटेरियल कितना है, वेजेस कितना है, डेप्रिसिएशन है, लेस स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 10% प्रोडक्ट नॉट येट सोल्ड, और यहाँ पे दिया फिगर्स गिवन अबाउ रिलेट ओनली टू द गुड्स दैट हैव बीन फिनिश्ड एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। Goods equal to 15% of the year's production are in progress on an average requiring full material but only 40% of other expense. The firm has a policy of keeping 2 months consumption of material in stock. Expense are paid 1 month in arrears. Suppliers grant 1.5 month credit. Sales are 20% in cash while remaining is sold on 2 months credit. You are requested by the bank to prepare an estimate of the working capital requirement of the firm with the data provided. Bank insists that MPBF has to be as per method 2. What would be ABX firm's current ratio if this is followed? तो इस तरह का ही सम आने वाला है। तो देखो यहाँ पे अभी किया था वैसे ही मैं इसको कर देता हूँ। ये तो मिड सेम 24 का था, दिसंबर 24। ये क्वेश्चन पेपर तो जो मैंने लिंक भेजा है वहां से मिल जाएगा। ये कौन सा वाला है? ये अक्टूबर वाला है, बट ये सेट बी वाला है, सेट बी। एक सेट ए भी है, उसका भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। सेट बी तो मिड सेम, ये तो कभी का था, अक्टूबर। ये कौन से था? अगस्त होना चाहिए ना अगर मिड सेम का है तो। मिड सेमेस्टर ही लिखा है, अक्टूबर टू 10 यानी दिसंबर का ही है। तो पैफ लगता है सेम 3 में लोग लेते नहीं है, सेम 4 के क्वेश्चन पेपर सही।
इस बार सेम 3 में लिया है पैक, क्या ज्यादा लोगों ने ये सब पेपर्स तो सेम 4 के अपलोड किए हुए हैं। लास्ट ईयर लगता है सेम 4 में सबने लिया होगा। तो ये भी December 23 सेट बी लिख देता हूँ या मिड सेम 23 लिख देता हूँ। तो इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ ही है कि ये है मटेरियल यूज 898 800। Then wages and other manufacturing expense 668 750। डेप्रिसिएशन नहीं लेना होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन को। टोटल तो इतना आ गया। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी ठीक है फिनिश गुड्स का। और सेल्स हमें चलेगा, सेल्स वेल्स तो दे दिया है, वो लिख लेते हैं 2247। ठीक है। अब हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। यहाँ पे अगर पीरियड देखोगे ना तो सबका पीरियड मंथ्स में ही दिया हुआ है। 2 months, 1 month, 1.5 months, 2 months। तो हम यहाँ करेंगे क्या, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर से डिवाइड करेंगे क्योंकि पीरियड मंथ्स में दिया, या 1 month इज इक्वल टू 30 days हम लिख के भी कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए इन लोगों ने यहाँ पे क्लियरली दिया है कि 2 महीने का हम स्टॉक में रखते हैं। तो मटेरियल का अमाउंट था 898 800। डिवाइड बाय 12 और इंटू 2। ये तो स्टॉक ऑफ ये आ गया। इसमें सप्लाईज एंड कंपोनेंट्स तो नहीं है हमारे पास, राइट। स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे दिया है कि इक्वल 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन, 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन in terms of physical units are in progress on an average requiring full material but only 40% of other expense। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स अभी क्या करोगे, रॉ मटेरियल है 8,98,800। तो 898,800 इंटू 15%, बस मटेरियल इतना होगा, राइट। इतना होगा, 15% ही वर्क इन प्रोग्रेस होता है। और बाकी जो है दैट इज, इसमें बाकी क्या दिया है, वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारे यहाँ 6,68,750, वो भी 15% ही है बट वो सिर्फ 40% ही यूज किया है। तो हमें करना है क्या है, 668,750 इंटू 0.15 इंटू 0.40 भी करना।
तो टोटल हम ले लेंगे दिस प्लस, अभी तो डेसिमल नहीं आएगा इसका तो, राइट। ये हमारा हो गया स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया है ये? 181,900। यहाँ पे दे दिया। डेटर्स यहाँ पे दिया है, हम 2 मंथ्स उधार में बेचते हैं, तो डेटर्स को भी हम कॉस्ट पे कैलकुलेट अगर करते हैं कॉस्ट को, अब डेटर्स को जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वो पूरा डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट लेंगे, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फिनिश गुड्स को भी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बट वर्क इन प्रोग्रेस को हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट लेंगे, और टोटल कॉस्ट हमारा जो है ना ये 18,19,000, या तुम सीओजीएस पे ले सकते हो क्योंकि फिनिश गुड्स है 181,900, तो उसमें तो हम इस पे भी ले सकते हैं 1637 पे, और ये भी अभी एजम्पशन पे बेस्ड है, बट इसमें तो लिखा नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट पे लेने का, ये कॉस्ट यानी 1637,100 या 2247, इन दोनों पे तुम कोई भी डेटर्स निकालोगे, आइदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आइदर सेल्स। और सेल्स पे भी निकाल सकते हो, ये एक बार फैकल्टी से भी तुम लोग कंफर्म करना, सेल्स पे निकालोगे तो ज्यादा बेटर है। यस ऋषभ। सर वही ना, मतलब डेटर्स तो सेल्स के रिलेशन में होता है ना, मतलब जो क्रेडिट सेल्स जो है वही होता है ना डेटर्स, तो फिर तो हाँ वो सेल्स ही होता लेंगे। है, उनसे उतना पैसा लेना बाकी है, बट वो कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट है, वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा ना, अच्छा। जो प्रॉफिट है वो नहीं पकड़ते हैं, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल में। बट जब ऐसा कंफ्यूजन वाला है ना तो नोट लिख देने का कि डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, तो इसमें हम सेल्स पे ले लेते हैं, दोनों राइट है, लेकिन नोट लिख दो जब भी लेते हो ना, ठीक है ना। और सेल्स पे लोगे तो ज्यादा बेटर है, मैं तो सेल्स ही सिखाता था ईयर 1 में, लास्ट ईयर बोला था कि कॉस्ट पे करो, तो मैंने ईयर 1 में भी लास्ट ईयर सबने चेंज किया था, बट मैं भी एग्री उससे ही करता हूँ कि सेल्स पे लेना चाहिए। बट ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम प्रॉफिट को क्यों वर्किंग कैपिटल में पकड़ रहे हैं, उतना पैसा हमारा इन्वेस्ट थोड़ी हो रहा है लेटेस्ट, तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए वो दोनों कॉन्सेप्ट राइट है। हर बुक में दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं मोस्टली, तो यू कैन टेक ऑन एनी। इसमें हम सेल्स पे ले लेते हैं, सेल्स है 2247 और 2 मंथ्स का क्रेडिट है, तो 2247 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो ये तुम्हारा डेटा साथ है। कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए तो कुछ भी दिया ही नहीं है कहीं, तो हम कैश एंड बैंक बैलेंस तो ले नहीं सकते इसमें कुछ भी, नथिंग इज गिवन है, तो हम नहीं लेंगे। अब करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सप्लायर्स गिव 1.5 मंथ क्रेडिट, तो रॉ मटेरियल है 898,800 डिवाइड बाई 12 और इंटू 1.5, तो ये तुम्हारा आ गया। फिर सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है कि ऑल एक्सपेंस आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसका अमाउंट था हमारा 668,750 डिवाइड बाई 12 और 1 मंथ बोला है तो इंटू 1, तो 668
और भी कोई एक्सपेंस दिया है क्या? सीओजीएस में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पे दिया है, सेलिंग एक्सपेंस भी दिया है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का भी हमें आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, राइट? कि मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि सीओजीएस में वो दोनों नहीं आते हैं, बट हमें ऑल एक्सपेंस लिखा है वहां पे। ऑल एक्सपेंस लिखा है मतलब क्या हो गया कि हमें आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस भी ले लिया, राइट? 149,800 है, तो 149,800 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, और ये है 139। यस, क्या डाउट है, पूछो। सर मतलब ये सम इतना कंफ्यूजिंग है ना, मतलब यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ना वैसा, मतलब मैं सोच रहा था। यस यस, मिलेंगे, बट अभी तो कंफ्यूजिंग नहीं है ना, अभी समझ में आया ना। हाँ मतलब जैसे ये आउटस्टैंडिंग का जैसा था, तो मुझे वही लगा कि वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, बट जैसा आपने बोला कि सभी कॉस्ट लेना है। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस, हाँ। तो ये भी एक्सपेंस लिखा है ना वर्ड, ये भी तो यस खर्चा है, इसमें भी खर्चा होगा ना, यस सर। राइट? और ये तो है ही, इसलिए ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, वर्किंग कैपिटल तो आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट खाली सॉल्व होता है, ये वाला। अब वही मेथड 2 से निकालना है, तो वो तो अभी ऊपर ये फॉर्मूला है, तो अब तो तुम्हें इससे निकालना है खाली ये। तो ये मेथड कोई हार्ड नहीं है, ये तो फॉर्मूला बस याद कर लो, यहाँ लिख दिया है। ये फाइल मैं फ्री ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, मेरे को याद नहीं है मैंने अपलोड किया है क्या। वो ड्राइव का लिंक भी मैंने दिया है, वहां मैंने सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए हुए भी है। तो करंट एसेट्स 881,145 है, 881,145 माइनस करंट लाइबिलिटीज 192,154। सो अगर मैं अभी यहाँ पे करंट एसेट्स का पहले निकालू, ये इंटू 0.75 इतना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस माइनस, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 468,705। ये तुम्हारा हो गया। अब करंट रेशियो निकालने बोला है, तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स तो जो तुम्हारा था 881,145 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, 192,154 प्लस 468,705। ये कैलकुलेट करो, और मुझे ऐसे लग रहा है ये भी 1.33 आएगा, क्योंकि ना मुझे कभी याद आया, मैंने एक बार पढ़ाया था 2010 में, कि एज पर मेथड 2 जब भी हम फाइनेंस लेंगे तो करंट रेशियो विल बी 1.33 ओनली। मेथड 2 के हिसाब से अगर मैक्सिमम फाइनेंस हमने लिया तो करंट रेशियो शुड बी 1.33, ऐसा एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। एक बार ये कोई कैलकुलेट करके देख लो, 1.33 आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट पक्का फिर राइट ही है। यस सर 1.33 आ रहा है। तो 1.33 आया मतलब तुम्हारा राइट है, एमपीबीएस। यस, इसमें ये भी एक ट्विस्ट था जो अभी मुझे याद आया। क्लियर है ना ये भी? तो कुछ हार्ड नहीं है ना, ये तो वर्किंग कैपिटल का, और मैंने शायद अपलोड करना भूल गया, मुझे किसी ने याद भी नहीं दिलाया। सेम 2 के लेक्चर्स है वर्किंग कैपिटल कैसे करते हैं, बट ये दो सम भी करोगे तो समझ तो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। डाउट इन दिस? ठीक है, और ये एमपीबीएफ हो गया, और वो कैश फ्लो वाला था, और हमने वो रिग्रेशन वाला और एक्सपोनेंशियल वाला भी किया था। अब बचता क्या है, खाली वही एनपीवी आया रहा। अब उसके लिए भी ना
ये कैपिटल बजटिंग के रिकॉर्डिंग हो गए मेरे पास, ये मैं अपलोड करता हूँ और इसमें जो सम है वो तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ जो 24 में आया है। और ये बट इसमें पेबैक पीरियड, एनपीवी और आईआरआर बोला, तो एक प्रोजेक्ट का मैं अभी सॉल्व करता हूँ, एक का तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है? पेबैक पीरियड, एनपीवी और आईआरआर, ठीक है? तो इस सम का हम लोग सॉल्व करेंगे दिसंबर 24 का पहले। और ये क्वेश्चन तो छोटा है तो मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ, बट ये पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो जो मैंने लिंक भेजा है वहां से कोई भी डाउनलोड ऑलरेडी कर सकता है, और मेरे वाले ड्राइव पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं, पेबैक पीरियड, और मैं खाली एक प्रोजेक्ट का कर रहा हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट का तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और फिर देखोगे कि आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। राइट, पहले हम ए करना क्या होता है, इसमें सिंपल है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ये कॉलम्स है बहुत सारे। ईयर जो दिया है वो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। देन इन लोगों ने जो भी ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट एम का कैश फ्लो, राइट, और यहाँ पे दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 240 लाख, इनिशियल आउटले इज इक्वल टू 240 lakhs। अब इसका 85 120 180 और 100, इसको मैं कैश फ्लो या कैश इनफ्लो बोलो। अब तुम्हें क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना है। क्यूमुलेटिव तो आता है दिस 85, पहले तो हमने ऐड किया, फिर 85 में नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे 120, तो 205, फिर 205 में हम ये 180 ऐड कर रहे हैं, फिर 385 प्लस 100 485, राइट, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, हमारा इनिशियल आउटले कौन से 2 साल के बीच में है क्यूमुलेटिव में, 2 and 3, है ना? इनिशियल आउटले 240 comes in between year 2 and 3 in cumulative CF कॉलम। ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों को समझने के लिए लिख। तो अगर ये हमारा है तो अब मेरा ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईयर विल बी 2, बैलेंस विल बी इनिशियल आउटले माइनस क्यूमुलेटिव ऑफ ईयर। तो यहाँ पे इनिशियल आउटले 240 और क्यूमुलेटिव ऑफ ईयर इज 205, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 35। तो ईयर आ गया, बैलेंस आ गया, और हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। 2 हमने ईयर लिखा तो नेक्स्ट ईयर है 3, 3 का कैश फ्लो है कितना, 180, यानी ये। अब तुम्हारा पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पीबीपी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ईयर प्लस
बैलेंस अपॉन EF ऑफ नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये जो अपॉन है ये सिर्फ बैलेंस के नीचे है, मैं इसको आगे ले लेता हूँ। CF ऑफ नेक्स्ट ईयर सिर्फ बैलेंस के नीचे है, मतलब अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 2 प्लस 35 डिवाइड बाई 180। पहले क्या करना है, 2 को एज इट इज रहने देना है, पहले हम 35 डिवाइड बाई 180 करेंगे, जो आ रहा है 0.11 दिस। तो 2 प्लस 0.19, so that is 2.19 years। और इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 0.1944 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इंटू 12 करोगे तो मंथ्स 2.33 मंथ्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 years 2.33 मंथ्स। अब ये भी डेसिमल में है तो 0.33 को बेस में कन्वर्ट करना है तो 0.3333 इंटू 30 तो आएगा 10 डेज। तो देयरफॉर हम इसको बोलेंगे 2 years 2 months and 10 days। तो ये पे बैक पीरियड क्लियर है सबको, पे बैक पीरियड है। देन एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और फिर आईआरआर भी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये कॉलम हम बनाएंगे, कैश फ्लो के बाद यहाँ पे हमें पीवी फैक्टर लेना है जो भी परसेंटेज दिया है एट 15%। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 15% है, ये पीवीआईएफ निकालना है 15%, यहाँ पे दिया। तो पीवीआईएफ कैसे निकालते हैं, ये पीवीएफ निकालना है या पीवीआईएफ, तो 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस आर फिर रेस टू एन। इन शॉर्ट मुझे अगर अभी ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.15 कितना होता है 1.15 और रेस टू ये। तीन या 4 डेसिमल तक मैक्स लेना है। राइट, कैसे आया, 1 डिवाइड बाई 1.15 रेस टू 1, फिर 1 डिवाइड बाई 1.15 रेस टू 2, फिर तुम्हारा ये प्रेजेंट वैल्यू कॉलम बनाओगे लास्ट वाला, जो क्या हो जाएगा कैश फ्लो इनटू दिस। ये तो क्योंकि लैक्स में है तो रहने देते हैं 4 डिजिट या 5 डिजिट। फिर हम इसका टोटल लेंगे, टोटल ये जो टोटल आएगा इसको बोलते हैं हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो टोटल हम ले लेंगे इसका
कितना आ गया? इसमें से तुम्हें करना है लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो या आउटले बोलो। कितना हमारा टोटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में? 240 लाख दिया है क्वेश्चन में, तो 240 हम माइनस करेंगे तो ये जो आएगा दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉजिटिव है तो हमें वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नेगेटिव है तो नहीं करना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर होएगा? जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा, जिसका पेबैक पीरियड कम आएगा। तो ये हमारा इसका आ गया एनपीवी। ऐसे ही तुम्हें पेबैक और एनपीवी दूसरे प्रोजेक्ट का निकालना है। पेबैक जिसका कम आएगा वो बेटर है, एनपीवी जिसका ज्यादा आएगा वो बेटर है। अब हमें इसमें आईआरआर भी पूछा है, राइट? आईआरआर भी पूछा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? ये भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास एएफएम का। याद दिलाना, अगर मैं भूल गया तो मैं अपलोड कर दूंगा कल दोपहर में। याद दिलाना, अभी तो मेरा क्या, मैं भूल जाता हूँ, रात तक मेरे क्लासेस होते हैं। तो 1-2 बजे याद दिलाओगे तो कल मैं अपलोड कर दूंगा। मैं बोलता हूँ किसी को, ठीक है, बट वो मुझे ही करने पड़ेंगे चेक करके। और वर्किंग कैपिटल का भी मैं कर दूंगा, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो। अब आईआरआर के लिए भी हमें ये तो चाहिए, ये पॉजिटिव है। अभी एक एनपीवी चाहिए जो नेगेटिव होना चाहिए। हमें एक एनपीवी अब नेगेटिव चाहिए। वो कितने अब नेगेटिव चाहिए? तो परसेंटेज अगर हम बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आएगा, परसेंटेज बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आईआरआर के लिए तो पहले तो तुम्हें ये फॉर्मूला, एक पॉजिटिव एनपीवी है और एक हमें नेगेटिव चाहिए, राइट? तो परसेंटेज बढ़ाने से आएगा, या हम ये पीवी ऑफ कैश फ्लो भी ले सकते हैं। बट चलो एनपीवी वाले से बता देता हूँ मैं। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो नेगेटिव लाने के लिए तुम्हें क्या करना है पता? सिंपल है कि हमने 15% पे निकाला, वो पॉजिटिव था। तो हमें एक अभी 15% से ज्यादा करेंगे तो ही वो नेगेटिव आ सकता है। और पॉजिटिव भी बहुत है, 100 लाख है। तो डायरेक्टली मैं 25% लेता हूँ। हो सकता है कि 25% पे भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 10% बढ़ा देता हूँ। अभी भी पॉजिटिव ही आएगा, देखो। तो और हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने तो कैलसी इसमें फटाफट कर दिया। 35% पे आएगा क्या नेगेटिव, देख लेते हैं। 35 पे भी पॉजिटिव है, अरे बात। तुम लोग को आईआरआर बोला है ना ये क्वेश्चन में? आईआरआर भी बोला है। अब तो डायरेक्ट मैं तो सोच रहा हूँ 45 भी क्या लूँ, 50 ले लूँ। बट चलो 45 ले लेते हैं। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला ओ, मैंने पेस्ट किया ना, तो दिस इंटू दिस होगा। वही मैं बोला, इतना ज्यादा तो नहीं आता है। अच्छा, अभी तो और ज्यादा आ रहा है। 45 पे भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो अमाउंट तो और बड़ा है ना, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना था। हमने तो पीवी से मल्टीप्लाई किया था। तो ये तो अभी भी 25 पे और ज्यादा आ रहे हैं 15 से, ऐसे कैसे? वो तो क्या मिस्टेक किया है मैंने? 25 पे ये वैल्यूज, अच्छा रेस टू भी तो करना है। रेस टू मैंने रॉन्ग लिया, रेस टू एफ लेने है। जस्ट ऐसे तो ये तो देखो बहुत कम आ रहा है। मैंने ये किस पे लिया है? 45 पे लिया है। 35 पे भी लेके देख लेता हूँ एक बार।
35 पे भी 240 से कम आ रहा है क्या? हाँ, 232 आ रहा है। तो 35% पे समझो मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं आएगा, तो 10% तुम लोग बढ़ा सकते हो। तो लेस 240 करेंगे तो हमारा एनपीवी जो आएगा वो नेगेटिव आ गया, राइट। अब यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बस। ये चार हमें फॉर्मूला में यूज करेंगे। लोअर रेट क्या है? 15 और 35 में से 15 है। हायर रेट क्या है? 35 है। एनपीवी एट लोअर रेट क्या है? 100.1785। एनपीवी एट हायर रेट क्या है? -7.9270। अब ये फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे लिखा है और सॉल्व करना है, तो तुम्हारा IRR आ जाएगा, राइट। और ये जो है ना डिनोमिनेटर में, इसके नीचे है खाली, LR अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या? LR तो तुम्हारा है 15 को एज इट इज रहने दोगे, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट दैट इज 100.1785 इंटू 35 इज हायर रेट माइनस 15 is the lower rate, right? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एनपीवी एट लोअर रेट that is 100.1785 माइनस, और फिर एनपीवी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 7.9270। तो ये, तो हमें तो पहले राइट साइड का, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 100.10 इंटू 20 चाहिए मुझे पहले, तो ये आ गया। और मेरा क्या है? दिस माइनस दिस चाहिए, तो ये आ गया। फिर मुझे चाहिए दिस डिवाइड बाई दिस 18। अब मुझे क्या चाहिए? दिस प्लस 15, तो 33.53 ये तुम्हारा परसेंटेज आया। ऐसे ही एन का तुम लोग करोगे, कुछ डाउट है तो पूछोगे। सैटरडे देखता हूँ मैं लेक्चर एक बार रखता हूँ, रिक्वायर्ड है तो, ठीक है ना। अगर हम लोगों को पेपर सॉल्व करने हैं तो इसमें भी एक है पेबैक पीरियड वाला, जो ये वाला है, IRR वाला है। हाउ विल यू एडवाइस इफ दे वांट टू नो वेदर दे कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट बी? तो इसमें IRR ढूंढना है ये वाला, कि ये तो तुम लोग प्रैक्टिस करना है। बाकी तो ये तो हमारा क्या है, एनपीवी वाला भी है ये रहा, एनपीवी, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, लेकिन अलग अलग है, तो ये चलो सॉल्व कर लेंगे। एक लेक्चर में और रखता हो, थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेंगे 5 पेपर्स में से, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। यस ऋषभ। सर एनपीवी मतलब